नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे फैसलों पर रार, विपक्ष के सवाल। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक की। धामी कैबिनेट में ऐतिहासिक 52 प्रस्ताव रखे गए। सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। सरकार की ओर से लिए गए कई फैसलों पर रार भी छिड़ गई है। विपक्ष ने धामी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि धामी कैबिनेट ने जनहित के कोई फैसले नहीं लिए हैं। सरकार ने नई वाहन नीति को मंजूरी देकर फिजूल खर्ची को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही सर्किल रेट में 200% से अधिक की बढ़ोतरी कर जनता से जमीन खरीदने का अधिकार छीन लिया है। साथ ही गैर सैण में सत्र कराए जाने पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया है। इसलिए आज हम कह रहे हैं फैसलों पर रार, विपक्ष ने उठाए सवाल। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बुधवार को हुई धामी कैबिनेट में ऐतिहासिक 52 प्रस्ताव रखे गए। सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। सरकार की ओर से लिए गए कई फैसलों पर रार भी छिड़ गई है। विपक्ष ने धामी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि धामी कैबिनेट ने जनहित के कई फैसले नहीं लिए हैं। सरकार ने नई वाहन नीति को मंजूरी देकर फिजूल खर्ची को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही सर्किल रेट में 200% से अधिक की बढ़ोतरी कर जनता से जमीन खरीदने का अधिकार छीन लिया गया है। साथ ही गैरसैंण में सत्र कराए जाने पर भी कांग्रेस से सवाल उठाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक और जनहित से जुड़े फैसले लिए, जिसके तहत जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजे की दर को तय किया गया है। इसके साथ ही गैरसैंण में सत्र कराने का सरकार ने फैसला लिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाने की बात कही है। निश्चित बोझ है। जिस प्रदेश में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जिस प्रदेश पर तनख्वाह देने के लिए सरकार को बार बार लोन लेना पड़ा है, उसमें इस तरीके की फिजूल खर्ची करना मैं निश्चित ही गलत मानता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं, उसका विरोध करता हूं। साथ में मैं कहता हूं सरकार अपनी आमदनी बढ़ाए, सरकार अपने कर्जे से मुक्त हो और उसके बाद अगर इस तरीके के वाहन खरीदे हम स्वागत करते हैं। हम नहीं करेंगे, जरूरत है या नहीं है, लेकिन इस समय जब हम 10,000 करोड़ रुपया केवल ब्याज देने में चुका रहे साल का और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया, बच्चा हमारा कर्जे में डूबा हुआ है, ऐसे में 35 लाख के वाहन खरीदना सरकार फिजूल खर्ची कर रही है और अनावश्यक दबाव इस राज्य में डालने का काम कर रही है। देखिए, ये मंत्री की जो गाड़ियों की जहां तक बात है, तो मंत्रियों को हमेशा दौरे पे जाना होता है। पहाड़ी और हमारा उत्तराखंड काफी दुर्गम क्षेत्रों में गिना जाता है, तो गाड़ी वगैरह उनकी उस हिसाब से अगर व्यवस्थित रहेगी तो किसी भी प्रकार का उनको आवाजाही में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष की बुद्धि को मैं भ्रष्ट इस समय इसलिए मान रही हूँ क्योंकि बेबुनियादी तत्व और बेबुनियादी तर्क लेकर वो सामने आते हैं और बेबुनियादी ही बातें करते नजर आते हैं। इनके पास कहने को कुछ भी नहीं रह गया है। और जिस प्रकार से हमारी सरकार लगातार एक से एक कानून लेकर आ रही है, एक से एक बातें लेकर आ रही है, महिला आरक्षण नीति को आप ले लीजिए और धर्मांतरण कानून को ले लीजिए, सख्त नकल कानून को ले लीजिए, इस तरीके के जो जनमानस के लिए अच्छे मुद्दे हैं वो हमारी ही सरकार के द्वारा लिए गए हैं। इसलिए विपक्ष इस समय तिलमिलाया और घबराया हुआ है, तो बेबुनियादी बातें ही करता रहेगा और बेबुनियादी बातों को ही आगे लेकर चलता रहेगा। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट में वाहन खरीद नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 35 लाख की गाड़ी में अब राज्य के मंत्री घूम सकेंगे। आपको बता दें कि इस नीति के तहत प्रदेश के मंत्रियों के लिए अब 35 लाख तक के वाहन और 25 लाख तक की सामान्य वाहन खरीदने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही विशिष्ट, अति विशिष्ट महानुभावों और विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए भी गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। कैबिनेट के इस फैसले से 31 मार्च से पहले 1500 वाहनों को खरीदने की राह आसान हो गई है।
वहीं वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत का कहना है कि एक तरफ राज्य पर कर्ज का बोझ पड़ रहा है, जोशीमठ में आपदा आई है और सरकार इस तरह गाड़ियां खरीद कर जनता के टैक्स की बर्बादी कर रही है। मुझे लगता है उत्तराखंड की सरकार में जो बैठे हुए जनता के प्रतिनिधि हैं वो अपनी अक्ल से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी संवेदनाएं एकदम समाप्त हो चुकी हैं और वो जो ब्यूरोक्रेट मांग रहे हैं, जो आईएएस आईपीएस पीसीएस जो बोल रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं। वो तो मशीन होते हैं, लेकिन आप जनता के प्रतिनिधि हैं। आपको अब 70-75 हजार करोड़ को आपका कर्ज चढ़ गया और उसके बाद आप लग्जरी कार ले रहे हैं। आपके पास अब देखो ना, बजट आने वाला है, मार्च में बजट देखो, उसमें आपका कितना हजार करोड़, 5-6 हजार करोड़, पिछले साल तक 6 हजार करोड़ आपको तो ब्याज देना होता है। 6 हजार करोड़ से कितना आपका विकास हो सकता था। कर्ज लिए जा रहे हो, ऐश करो, तो जनता को ठगने के लिए बोलो कि भाई हमने आपके लिए ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, इस तरह से कर रहे हैं। ये कैसे लोकतंत्र के साथ कैसा मजाक हो रहा है। कुल मिलाकर धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। हालांकि धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े फैसले भी लिए, जिसके तहत जोशीमठ प्रभावितों के लिए मुआवजे की दर तय करने के साथ ही स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी, ज्ञान सैंड में बजट सत्र कराने समेत अन्य फैसले भी सरकार ने लिए हैं। हालांकि इस बात से इंकार नहीं है कि नई वाहन खरीद नीति से राज्य पर आर्थिक बोझ जरूर पड़ने वाला है। जोशीमठ में आई आपदा के समय सरकार को ऐसे फैसले लेने से बचना चाहिए था। बहरहाल देखना होगा कि धामी कैबिनेट में लिए गए फैसलों से राज्य को कितना लाभ होता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो धामी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 52 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसको लेकर कुछ नीति को लेकर जो कांग्रेस है वह यहां पर विरोध करती हुई नजर आ रही है, उसको दिक्कत है और पूरे कहीं ना कहीं मामले को लेकर अब जो कांग्रेस है यहां पर आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा, परिचय करवा दूं। राजेंद्र चौधरी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मधु भट्ट प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, पीसी थपलियाल वरिष्ठ यूकेडी नेता, साथ ही अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही संगीता शर्मा प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की जुड़ी हुई हैं। आप सभी मेहमानों का देवभूमि के दंगल में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा राजेंद्र जी आपसे है। सरकार ने कैबिनेट के बैठक में 52 प्रस्तावों को चलिए सवाल की तरफ रुख करेंगे। पीसी थपलियाल साहब, सरकार ने 52 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से कुछ प्रस्तावों को लेकर जो है विपक्ष का जो है यहां पर विरोध देखने को मिल रहा है, उसको दिक्कतें हैं इन प्रस्तावों को लेकर। क्या माना जाए कि 45,000 करोड़ के कर्ज में सरकार डूबी है, उसके बावजूद भी नई वाहन नीति यानी कि 35-35 लाख की गाड़ियों पर अब जो मंत्री है घूम सकेंगे, यात्राएं कर सकेंगे? जी, हम लगभग 22 साल से इन लोगों के ये जो कैबिनेट बैठकों की जो मीटिंगें हैं इनको देखते आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस बनाती हो चाहे भाजपा बनाती हो। लेकिन विगत 6-7 साल से भाजपा, जो कि एक ऐसी दल छाती फोड़ के कहती है कि हम बहुत हितैषी हैं, ईमानदार हैं, जीरो टॉलरेंस हमारी है, लेकिन हमें कहीं भी देखो, पहले भी इन्होंने बहुत बड़े नौटंकी की, करोड़ों रुपए खर्च किए, लोगों को आमंत्रित किया कि साहब यहाँ पे इन्वेस्ट करो। लेकिन जो कोई भी यहाँ उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने की या आने की सोचता है, जब आप उसको बोलो कि भाई तुम यहाँ से क्यों भागे, तो उन्होंने कहा साहब ऐसे मूर्खों की जमात वहां पे खड़ी है जिसके साथ संवाद स्थापित करना असंभव है। वो नहीं समझते कि किस तरह से क्या किया जाए। अब आप ही देखिए कि इस समय जो कुछ कल की कैबिनेट में इन्होंने पारित किया है, मैं माननीय ऐसे जो हमारे प्रवक्ता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, वो बताएं हमें कि कौन कौन सी योजना है कि जो जनहित में नजर आती हैं, जो रोजगार देती हैं, जो इस राज्य के संसाधन बढ़ाते हैं, उन चीजों को बताओ। यही तो जो कुछ तुम कर रहे हो बच्चों की तरह सर्कल रेट बढ़ा दिए जी, और वहां पे हमने 15% सर्कल रेट बढ़ा दिया, जोशीमठ की प्रॉब्लम हल कर दी हमने। मतलब जिस तरह से ये लोग कार्य कर रहे हैं, इनकी कार्य
शैली में कहीं भी एक ऐसा विजन नजर नहीं आता जो हमें ऐसा आशा की किरण, क्योंकि हम निराश हो चुके हैं इनके आगे। हम सारी राजनीति उत्तराखंड में बौनी पड़ चुकी है। अगर एक राजनीति आती भी है तो ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं उस राजनीति को बदनाम करने में कि उनका सामना करना लगभग फेल हो जाता है, क्योंकि लगभग आपने देखा है कि सारा तंत्र इनके हाथों में आज उंगलियों में नाचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं माननीय प्रवक्ता महोदया आ रखी हैं, वो बताएं, खाली ये नहीं कि हमारा बहुत अच्छा है, हम बहुत यशस्वी है, ये नहीं। हमारे ये प्रस्ताव हैं, फलाने फलाने प्रस्ताव में ये उत्तराखंड के हित में है, ये उत्तराखंड का संसाधन बढ़ाएगा, ये उत्तराखंड का जो रोजगार प्रकार, देखो 1 रुपया में ये जमीन दे रहे हैं, ये किसी पूंजीपति को लाके यहाँ पे अब हम गरीब हैं, हमें गरीबों को पहाड़ों में घर में बैठ गए हम, पूरा पहाड़ घर में बैठ गया है, उसको बाहर आना इसलिए मुश्किल हो गया है कि इनका जो किराया है 3 गुना 4 गुना बढ़ गया है। आज कोई भी बच्चा मेरे गांव से देहरादून नहीं आ पाता, वो बोलता भाई मेरे पास किराया नहीं है। और दूसरी तरफ जब वो घर में बैठ गया है तो उसके पास कुछ नहीं है करने के लिए। बकरी पाल रहा है, बकरियां बिक नहीं रही हैं, क्योंकि पहाड़ का जितना बूचर है वो राजस्थान की बकरियां खरीद रहा है। आंवला पैदा कर रहा है तो वो आंवला भी राजस्थान से ला रहा है, चाहे बाबा रामदेव। तो ये जो पॉइंट्स हैं को क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता अनदेखा कर रहे हैं? क्यों ये हम बार बार इनको बोलते हैं कि जब तुम्हारे बस का है नहीं, तुम्हारे जो एमएलए हैं, विधायक हैं, ये केवल खनन माफिया बन के लूट करके बहुत धन्ना सेठ बन रहे हैं। इसकी बजाय में अरे सरकार, अगर तुम नहीं चला सकते तो पंचायती राज एक्ट लाओ, संविधान में है 73rd अमेंडमेंट। इसके लिए हम बहुत संघर्षशील हैं कि सरकार से जब कुछ नहीं हो रहा है तो पंचायतों के हवाले कर दो। पंचायतों में जनता अपने आप अपने संसाधनों के माध्यम से अपने रोजगार को उन माफियों के हाथ से तो बचा पाएगी जो माफियों के हाथ में ये लोग लुटा रहे हैं। चलिए आज इन्होंने हमारे संगीता जी क्या कहेंगे? कैबिनेट के 52 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, सरकार पूरे प्रस्तावों को जनहितैषी बना रही है, उत्तराखंड के वासियों के हितैषी बता रही है। वहीं विपक्ष ने अगर बात की जाए तो उनको कई आपत्ति है इन प्रस्तावों को लेकर। विपक्ष का कहना है कि जनहितैषी एक भी प्रस्ताव नहीं है। आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है? आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? अनम्यूट कीजिए संगीता जी। देखिए मिश्रा जी, कैबिनेट के 52 फैसले लिए गए, लेकिन इसमें ऐसा कौन सा फैसला है जो ये बताए कि उत्तराखंड का जो कर्ज है वो कम होगा, जो बच्चों को रोजगार है वो मिलेगा, जो पलायन है वो रुकेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा? तो ऐसे फैसले नजर नहीं आए। और देखिए एक फैसला जो गैरसैंण की बात की जी बैठक है वो वहां चलेगी, लेकिन देखिए वो समय सीमा भी इन्होंने कम रखी है और वो हो जाए तब की बात है। अभी केवल प्रस्ताव पारित हुआ है, जब वो परिपूर्ण हो जाए तब देखा जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने ऐसे ही देखा था और फिर 4 धाम यात्रा का बहाना लगा दिया गया था और वहां बैठक नहीं हो। तो देखिए कहना और करना, दोहरी नीति हमेशा भाजपा की रही है कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन धरातल पर उन कामों को उतरता हुआ बिल्कुल नहीं देखा जाता। इसीलिए उत्तराखंड 22 वर्षों में भी इस तरह से अछूता है कि यहाँ के बच्चे पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनको कोई ऐसी मजबूत नीति नहीं मिल पा रही जो उनको यही रोजगार मिले और वो यही काम कर सके। हम देख रहे हैं इतना बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो नकल माफिया हैं उनकी तो तस्वीरें वायरल नहीं होती, उनका पूरा जो क्या कहते हैं लेखा जोखा है वो वायरल नहीं होता, लेकिन जो बच्चे हमारे वहां बैठे हुए हैं और जो 13 अंदर कर दिए इन्होंने उनका पूरा वायरल करते हैं, ये सब जगह डाल देते हैं। तो किस तरह की इनकी नीति है ये साफ नजर आती है। आप भाई किसको बचाने का काम कर रहे हैं? आज जनता बखूबी समझ रही है मिश्रा जी, वो अछूती नहीं है कि ये किस नीति की ओर जा रहे हैं। आज देश केवल खनन माफिया, नकल माफिया, इनके और भ्रष्टाचार, इसकी भेंट पूरी तरह चढ़ चुका है। उत्तराखंड में बस यही हो रहा है और 6 साल से ये सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है काम करने में। भले ही अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहें, धाकड़ दामी की सरकार कहें या जीरो टॉलरेंस की सरकार कहें, लेकिन ये कहीं नजर नहीं आती। संगीता जी जवाब ले लेते हैं मधु जी से। मधु जी, आपने यहाँ पर पीसी थपलियाल साहब को सुना, संगीता जी को सुना है। आप सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, जिस पार्टी की सरकार है राज्य में, क्या कहेंगी? 52 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, लेकिन जिस तरह से पीसी थपलियाल साहब ने कहा, संगीता जी ने कहा कि एक भी आपका जो प्रस्ताव है जनहितैषी नहीं है, महिला हितैषी नहीं है, आय बढ़ाने वाला नहीं है, ऊपर जो टैक्स है उसकी बर्बादी, फिजूल खर्ची करने वाला ये प्रस्ताव आए हैं।
ये बताइए, जोशीमठ की आपदा दिख रही है सामने मधु जी, आपकी सरकार है, क्या जरूरत थी कि 35-35 लाख की वाहन खरीद के मंत्रियों को घूमने दिया जाए, उनको घूमने के लिए वाहन मुहैया कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए? मधु जी अनम्यूट कीजिए। मधु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो वहां से है पहले ही मुझे म्यूट कर दिया जाता है। मैं बताना चाहूंगी आपको, मुझे बड़ा ही बहुत ही, क्योंकि देखिए बहुत ही सम्मानित है हमारे थपलियाल जी भी और यहाँ पे संगीता जी भी बैठी हैं। जी देखिए पहले तो आप सभी लोगों को सोचना चाहिए कि जो उत्तराखंड के हित में लिए गए फैसले हैं, कम से कम आपको इतना देखिए जो, क्योंकि देखिए हम सब लोग उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड के लिए सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए, जैसे राष्ट्र हित सर्वोपरि है, वैसे ही उत्तराखंड राज्य की जो के लिए जो भी किया जाता है वो चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी पार्टी हो, स्वयं के लिए नहीं करती, वो पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए, यहाँ की जनता के लिए करती है, जो भी फैसले लेती है। और उन फैसलों का केवल विरोधी करना, ये केवल सत्ता के एक लोभ लालच में करना, ये ठीक नहीं है, ये उचित भी नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ अपनी बहन से, क्या नकल विरोधी जो कानून, इतना बड़ा जो कानून हमारी सरकार ने बनाया है, क्या ये गलत है? अगर इसको पास किया जाएगा तो क्या ये गलत है? इसको कैबिनेट में पास किया गया, इसको मंजूरी के लिए विधानसभा में रखा जाएगा, तो क्या ये गलत है? अगर जोशीमठ में पुनर्वास नीति के लिए हमने उसको 3 भागों में रखा है, उसी हिसाब से सरकार उसको मुआवजा भी देगी। व्यवसायिक भवनों के लिए अलग से हमने 5 स्लैब बनाए हैं। अगर घर जमीन प्रभावित हो तो उसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा। इस प्रकार से 5 स्लैब बनाएंगे, क्योंकि मैं विस्तार से बोलूंगी तो मुझे लगता है इसी विषय पे पूरा समय चला जाएगा। दूसरा, जहां तक मेरे भाई ने भी यहाँ बात बोली कि परिवहन की बसों के लिए कई बार परिवहन विभाग से, उत्तराखंड के परिवहन विभाग से कई दिनों तक वो धरना प्रदर्शन कई बार में बैठ चुके हैं कि हमें जो है ये टूटी फूटी, ये जो बिल्कुल कबाड़ हो चुकी बस है, इसमें हम यात्रा करना बहुत ही जोखिम है। उन जो उत्तराखंड की जो आम जनता है, जो बसों में जाती है, जो गरीब जनता है बसों में जाती है, अगर उसके लिए अगर सरकार ने परिवहन निगम की बसों के लिए अगर 30 करोड़ जो लोन लेने जा रही है, अगर उनकी बसों की हालत सुधारने जा रही है, तो इसमें भी वो कह रहे हैं कि ना जी मंत्रियों की गाड़ी। अरे परिवहन के लिए हमने परिवहन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, उचित व्यवस्था कर रहे हैं, इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। आप अगर देखेंगे स्टेट मिलेट के लिए जो हमने पूरी जो ये योजना करी है, जो हमारा कोदा, झंगोरा, मंडवा, जो यहाँ की जो स्थानीय जो अपने जो कृषि के जो उत्पाद है, अगर वो पूरे देश में जाएंगे, पूरे विश्व में उनकी अगर अलग से पहचान होगी, तो अगर इसको बढ़ावा देने के लिए और बच्चों के मिड डे मील में अगर हम में भी इसको देंगे, तो इसके लिए अगर बजट में रखा है तो इसमें क्या बुराई है? फॉरेस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इको टूरिज्म के लिए हमने समिति भी बना दी है, इसको बना दिया। छोटे छोटे जो हमारे हेल्थ ग्रुप है, उनके उत्पादों की जो छोटे छोटे हेल्प ग्रुप होते हैं, जो महिलाएं भी अधिकतर उसमें, लेकिन मधु जी कर्ज में डूबे उत्तराखंड को उबारने के लिए कोई उपाय है आपके कैबिनेट में, प्रस्ताव में? बहुत सारी इतनी बड़ी योजना 52 जो मैंने जो बताए, जो प्रस्ताव जो पास किए, इतने अच्छे उत्तराखंड के लिए आने वाले समय में बहुत ही, माननीय जो मुख्यमंत्री जी है वो बहुत ही, हमारी जो पूरी कैबिनेट है पूरा बहुत ही एक बारीकी से इसमें ध्यान में रखकर सारे जो प्रस्ताव हैं वो पास किए हैं, और आने वाले समय में इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र चौधरी जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में। राजेंद्र जी, सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 52 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, 52 प्रस्ताव थे, 52 को मंजूरी मिल गई है। आखिर दिक्कत क्या है? सरकार विकास कार्य कर रही है, मधु जी कह रही है कि बहुत अच्छे विकास कार्य कर रही है, प्रदेश के हित की बात कर रही है, जोशीमठ आपदा की भी उन्होंने बात की कि उसके लिए पुनर्वास की बात कर रही है, उनके मुआवजे की बात चल रही है, बहुत अच्छी नीति है। फिर आप लोग नीति अच्छी है तो विरोध क्यों करते हैं राजन जी? जो मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आ रही है आवाज। जो आज 52 प्रस्ताव पास हुए हैं जी, उसमें जोशीमठ के जो आपदा प्रभावित हैं उनके लिए क्या है प्रस्ताव में? नंबर 1। नंबर 2, आपने जो सर्किल रेट 50 से लेके 300% तक बढ़ा दिए, उसका क्या औचित्य है, क्या पैमाना है? तीसरी चीज है कि 25 लाख की गाड़ी में और 35 लाख की गाड़ी में क्या फर्क है? सिवाय इसके कि आपने 1000-1200 गाड़ियों में 10 लाख का वजन इस ऐसे राज्य के ऊपर डाल दिया जो पहले ही कर्ज से पीड़ित है। इन बातों का क्या औचित्य है? तीसरी चीज ये है कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है
जिसका कर्ज पिछले 5 सालों में दुगना हो गया, तो कर्ज अदायगी के लिए आप कौन सी नीति ला रहे हैं? आपने आपकी ये जो आज का जो बजट जो इन्होंने कैबिनेट के जो प्रस्ताव पास किए हैं उससे तो साफ हो गया कि ये कर्ज लेंगे ये और झेलेगी जनता। आपने 50%, 100%, 200%, 300% तक आपने सर्कल रेट बढ़ा दिया। इतना वाइट के पैसे का जनरेशन कैसे होगा? तो सवाल बहुत हैं। मधु जी जवाब दे दीजिए, राजन जी के सवालों के जवाब दे दीजिए। देखिए राजन जी को मैं बताना चाहूंगी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितना कर्ज ये छोड़ कर गए थे। इनको ये अपने समय अपने समय का भी ध्यान रखना चाहिए। कितना कर्ज में और किया जो आपदा में इतना बड़ा घोटाला हुआ, जो केदारनाथ की आपदा का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें क्या किया? उसका कहीं कोई पुनर्वास किया? किसी का भी कोई पुनर्वास हुआ? अभी कितना कर्ज है? इतने करोड़ों रुपए आए जो लोगों ने भी दिए। साथ में मैं बताना चाहूंगी, देखिए हमारी सरकार बहुत तरीके से काम कर रही है। हम जोशीमठ की आपदा के लिए जो पुनर्वास के लिए जो हमारी सरकार कर रही है, निश्चित रूप से बाजार मूल्य के भाव से पूरा का पूरा उनकी जमीन का, उनके व्यवसाय का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ तक आपको बताना चाहूंगी एंकर महोदय कि हमने कहा जो किराए में भी रहते थे उनको भी 2 लाख रुपए और उनकी दुकान और जमीन के लिए वो भी उसके 15 वर्ग मीटर के हिसाब से जो किराएदारों के लिए भी वो भी दिया जाएगा, मुआवजा दिया जा रहा है। किराएदारों तक के लिए मुआवजा दिया जा रहा है। मधु जी विपक्ष को सिर्फ दिक्कत इतनी है कि वाहन नीति को लेकर दिक्कत है विपक्ष को। जो 25 लाख की कारों में मंत्री घूमेंगे आपके, वो 35 लाख की कारों में घूमेंगे। मंत्रियों की बात ही कहाँ हो रही है यहाँ पे तो परिवहन विभाग की बसों की बात हो रही है। परिवहन विभाग की बसों के लिए जो है, क्योंकि कई समय से मांग थी, जो हमारे जो गरीब जनता जो यात्रा करती है उनमें सुधारीकरण के लिए कई बार आपने देखा होगा जो परिवहन के जो हमारे कर्मचारी थे कई बार धरने प्रदर्शनों पे बैठे रहे। उनकी बड़ी भारी मांग थी कि जो यूपी से जो संचालित जो बसें थी वो खटारा हो चुकी है। जो यहाँ की बसें थी, क्योंकि हमारे मिली है उस समय जो जब राज्य बना, तो अब उसके बाद में, क्योंकि देखिए हमारी सरकार तो पूरी तरीके से सुधारीकरण कर रही है। आप देखेंगे हर क्षेत्र में, अगर आप देखेंगे कोई भी क्षेत्र हो उसमें हमने पूरी सुधारीकरण की नीति अपनाई है। परिवहन हो, शिक्षा मधु जी, हो, अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी भी जुड़े, उनसे भी जान लेते हैं। अरुण शर्मा जी, आपने यहाँ पर तमाम दलीलें सुनी हैं तमाम विपक्षी दलों की, साथ ही सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता जो बैठी हैं मधु जी, सब अपने मधु जी अपनी कैबिनेट प्रस्तावों के, जहां पर बड़ी योजनाओं की बात कर रही हैं, अच्छे प्रस्तावों की बात कर रही हैं, वहीं विपक्ष इनके प्रस्तावों को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। आप कैसे देखेंगे? क्या जो 52 प्रस्ताव पास किए गए हैं, क्या वास्तव में ये जनहितैषी प्रस्ताव हैं? अरुण जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए सर। मिनट, आप मुझे म्यूट कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 52 प्रस्ताव है उसमें तो बहुत सारे प्रस्ताव अलग अलग विभागों के हैं, नियमावलियों के हैं जी, कर्मचारियों के हैं, लेकिन कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जो सीधे सीधे जनता से ताल्लुक रखते हैं। देखिए सीधे सीधे जो जनता से ताल्लुक रखते हैं वो सर्किल रेट का मामला है जी। सर्किल रेट बढ़ गया, दो चीजें हैं उसमें जी। सर्किल रेट बढ़ा तो खरीदने वाले को भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन बेचने वाला है जी उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। और क्योंकि ये उत्तराखंड स्टेट है जहां बहुत सारी केंद्र पोषित योजनाएं चल रही है, विकास की योजनाएं चल रही है जी, जब सर्किल प्रस्ताव बढ़ गया तो निश्चित तौर पे जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उन्हें मुआवजा भी ज्यादा मिलेगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखें, नेगेटिव तरीके से देखें, तो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं होगा। देखिए ये खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों पे डिपेंड करता है। अब जो बेचने वाला है उसे ज्यादा पैसा मिलेगा जब सर्किलेज बढ़ गया, और व्हाइट पे पैसा मिलेगा। पहले ये होता था, क्या आम जो चीजें होती थी चलन में जो है वो ये होता था कि सर्किल रेट के हिसाब से तो रजिस्ट्री करवा ली जाती थी क्योंकि वो मैंडेटरी है, लेकिन बाकी पैसा जो बाजार भाव होता था वो ब्लैक में दिया जाता था। अब सर्किल रेट बढ़ने से वो सारा का सारा पैसा चलन में आएगा, व्हाइट आएगा, तो उसमें किसी को परेशानी क्या है। दूसरी चीज, जहां परिवहन निगम की बसों की बात है, हम लोग मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, हम कई बार बसों में सफर करते हैं तो हमको भी बहुत दिक्कत होती है। इंजन से आवाज आ रही है, कोई खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं, हवाएं आ रही है बाहर से सर्दियों के दिनों में, तो वो बहुत सारी दिक्कतें थी। अब नई अगर बसें 100 बसें खरीदने की बात कर रही है, 30 करोड़ रुपए दिया जा रहा है,
तो बुरा क्या है, लोगों को सुविधा मिलेगी। अब उसमें ये सोचें कि कर्ज लेके, हमने तिवारी जी से एक चीज सीखी थी कि अगर कर्ज लिया जाए तो वो विकास में खर्च किया जाए, और अगर कर्ज लेके विकास में खर्च हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। ये एक डेवलपिंग स्टेट की पहचान है। तो अरुण जी, यहाँ पर दिक्कत तो विपक्ष को हो रही है ना, कांग्रेस को, इन प्रस्तावों को लेकर। आपने जो बात कही है, वाहन नीति हो या सर्कल रेट हो, इन्हें नहीं, देखिए कपिल भाई, हाँ आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का काम विरोध करना है जी, और इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। वो किसी भी अच्छे काम को बुरे काम में वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं, पॉजिटिव नहीं ढूंढते जी। ये। लेकिन मेरा ये कहना है, अच्छा दूसरी चीज ये बताइए, अगर मंत्रियों को 35 लाख तक की गाड़ी खरीदने की, वो भी ईवी, देखिए सबसे बड़ी चीज, आज पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो जी। उसमें सब्सिडी भी मिल रही है, रजिस्ट्रेशन में छूट भी मिल रही है, इंश्योरेंस में छूट भी मिल रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने में 35 लाख तक की एक सीमा बनाई गई है और वैसी गाड़ियां खरीदने में 25 लाख की सीमा है, तो निश्चित तौर पर आज की तारीख में अधिकांश जो वीआईपी हैं वो इनोवा में चलते हैं। वीआईपी क्या कहें, जो बड़े नेता हैं वो भी इनोवा में चल रहे हैं। और आप मुझे बताइए, इनोवा का जो नया मॉडल आया है वो 40 लाख रुपए से कम का है, जो हाइब्रिड गाड़ी आई है। तो अगर 35 लाख की छूट दे दी गई है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, तो क्या बुरा है? वो मंत्री क्या अपने लिए गाड़ी यूज करते हैं? वो लगातार जनता के काम में लगे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं किस पार्टी का मंत्री, किसी भी पार्टी का मंत्री होगा जी, वो अगर दौड़ रहा है तो जनता के काम के लिए दौड़ रहा है, अपने काम के लिए नहीं दौड़ रहा, अपने घरेलू काम के लिए नहीं दौड़ रहा। घरेलू काम के दौड़ने के लिए उसके फॉलोअर्स बहुत है। तो अगर ये जी जी राजन जी कुछ कहना चाह रहा है। राजन जी, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। तो देवभूमि के दंगल में जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, 52 प्रस्तावों को जो कैबिनेट में मंजूरी मिली है, उन प्रस्तावों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अब रार फैला रहा है पूरे मामले को लेकर। ब्रेक के बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। और लगातार देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं फैसलों पर रार, विपक्ष के सवाल। लगातार एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी ने तमाम जो दिक्कतें थी आपको उनको समझाने की कोशिश की है। अगर गाड़ियों की सवाल है, 35 लाख की गाड़ियों का, तो वह जनता के लिए गाड़ियां घूमेंगी, क्या बुराई है? अगर वाहन नीति में उत्तराखंड को अगर अच्छे वाहनों की सौगात मिल रही है जहां पर यात्रियों को सहूलियत रहे आवागमन करने में, तो उससे क्या दिक्कत है? राजेंद्र जी। दरअसल मैं अपने साथी जो है शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि शर्मा जी, आपने सितारगंज मिल के बारे में कुछ नहीं बताया कि उसे प्राइवेट लीज पे दिया जा रहा है। आपने जो भाजपा की प्रवक्ता बैठी हैं उनसे सवाल नहीं किया कि 5 साल में कर्ज दोगुना हो गया और जनता को क्या सहूलियतें मिली। आपने इस चीज का सवाल नहीं पूछा कि आप 300% तक अगर आपने सर्किल रेट बढ़ाया तो क्या कृषि का बढ़ा या आवासीय भूमि का बढ़ा, पहाड़ पे कितना बढ़ा। तीसरी चीज क्या है राजन जी, अगर रेट बढ़ा सर्किल रेट, तो उससे तो उत्तराखंड के वासियों को ही सौगात मिलेगी ना। बाहरी व्यक्ति अगर कोई जमीन खरीदेगा उत्तराखंड में तो उसका ज्यादा पैसा मिलेगा। सरकार अगर कोई जमीन को अधिग्रहण करती है तो भी ज्यादा पैसा मिलेगा। तो फायदा तो उत्तराखंड के रहवासियों का है ना, जमीन मालिक का होगा उससे। कपिल भाई, कई जगह घटे भी है रेट जी, सर्किल रेट घटे भी है, वो भी बता दीजिए। केवल बढ़ने की बात कर रहे हैं। समस्या क्या है जी, ये विश्लेषक जो भी हो, मैं शर्मा जी से को नहीं कहना चाह रहा, विश्लेषक जो भी हो उसका काम है विश्लेषण बिल्कुल निष्पक्षता के साथ करना। उसमें पार्टी मत बनिए आप शर्मा जी, और अगर बनना चाह रहे हैं तो मुझे कोई एतराज भी नहीं है। सवाल यह है कि 300%, अगर ये भी मान लिया जाए कि 2 या 3 फाइनेंशियल ईयर्स से स्टाम्प ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई, तो 300% कहाँ का वाजिब दाम बढ़ोतरी है? कल को आप हाउस टैक्स 300% बढ़ा देंगे और आप जैसे सज्जन कहेंगे कि साहब इससे तो उत्तराखंड का ही लाभ है। सरकार जो है, सरकार आम आदमी के लिए होती है। शर्मा बता दीजिए जी, जहाँ घटे हैं वो भी बता दीजिए। कहाँ घटे हैं? भगवान जाने कहाँ घटे। अब आपने पूरा पढ़ा नहीं है ना। हाँ, और सितारगंज की जो फैक्ट्री है, शुगर मिल है, उसे लीज पे क्यों दिया जा रहा है सीजन के बाद? बताएं मधु जी, और आप भी बताइए।
लीज में सवाल पूरा ये है उत्तराखंड दे रहे हैं कि ये जो है, मैं कहना नहीं चाहता, वो थोड़ी सी असंसदीय भाषा हो जाएगी। हाँ। ये उस तरह गलत आदमी के हाथ में है। इससे किसी की गर्दन कटे, किसी की नाक कटे, किसी की कुछ कट जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 45,000 करोड़ से हमारे बीच में उत्तराखंड को बनाने वाले क्रांतिकारी भी बैठे हैं, थपलियाल जी। थपलियाल जी पिछले 5 साल में 45,000 करोड़ से कर्ज बढ़ के 89,000 करोड़ हो गया। क्या सुविधा मिली आपको? क्या सुविधा मिली शर्मा जी को? क्या हमारी बहन मधु भट्ट को मिली? जहां तक ट्रांसपोर्ट नीति की बात है, हमारे यहाँ वाहनों का पंजीकरण शुल्क उत्तर भारत में सबसे ज्यादा। हमें जनता ने दोबारा इसीलिए चुना है भाई, जनता ने हम पे विश्वास व्यक्त किया, जनता ने हमें चुना है। अब आप उसको दूसरा एंगल देंगे, आप लोगों ने भी तो किया ना, इतने वर्षों तक आपने जनता को गुमराह किया, आपने जनता को इतने वर्षों तक गुमराह करने का प्रयास किया। जनता को पता आप लग करते ही गया, रहे। अब जनता के विकास के लिए योजनाएं बनी है कि इस जनता 9 को साल राशन की मिली, सरकार में सिवाय अडानी के फ्री राशन किसी मिली, आदमी की फ्री आमदनी जो है वैक्सीनेशन दुगनी हुआ, नहीं हुई, अडानी की फ्री दुगनी वैक्सीनेशन हुई। कभी सोचा किसी ने? कभी सोचा था किसी ने? 40 साल लग गए एक वैक्सीन आने में, लेकिन हमारी सरकार ने तुरंत जैसे ही कोरोना हुआ इतनी स्पीड के साथ सारे पूरे भारतवर्ष में 130 करोड़ की जनता के लिए फ्री वैक्सीन करना, सबकी जान माल की सुरक्षा करना, ये किया है हमारी सरकार। अडानी पे हमारी सरकार बिल्कुल हमारी सरकार काम कर रही है ना। राजेंद्र जी और मधु जी अब दोनों को रुकना चाहूंगा। थपलियाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। राजेंद्र जी और मधु जी, थपलियाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी थपलियाल साहब। मैं ये बोल रहा हूँ, विदेशी कंपनियां इस देश का माल लूटती हैं। आज जब विदेश की कंपनियां इस राजेंद्र जी और मधु जी, तब कोई शब्द नहीं निकले। विदेशी कंपनियां तब ले जाती है। अपने ही देश का आदमी अगर यहाँ रोजगार कर रहा है, अपने करोड़ों लोगों को, अपने करोड़ों मधु जी और राजेंद्र जी, मधु जी और राजेंद्र जी, थपलियाल साहब को सुन लेते हैं, थोड़ा उनको भी वक्त दे देते हैं। मधु जी और राजेंद्र जी प्लीज, थपलियाल साहब को सुनते हैं, फिर आपकी राजकुमारी भी ली जाएगी। थपलियाल साहब जी, आमदनी दोगुनी नहीं हुई, आदमी हो गया। देखिए भारत का आदमी है, भारत का व्यक्ति है, भारत का उद्योगपति है, राजेंद्र जी रहा है, यहीं के लोगों को लाभ मिलेगा, कोई विदेशी कंपनी को लाभ नहीं मिलेगा। अरे भाई बिल्कुल यहाँ के लोगों को मिलेगा, कई बिल्कुल लाभ मिल रहा है 6 साल में। बिल्कुल आपको नहीं दिख रहा, आपने चश्मा नहीं पहना ना, आपने चश्मा जो है आपको ये ऐसा चश्मा पहनना चाहिए था जो विकास का चश्मा। आपके चश्मे से विकास नजर ही नहीं आता। आपको सारी शकल पे कानून बना, हमारे समय में अरे नौकरी हम नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, यहाँ पे हम नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, कानून बनाया, मैं स्वागत करता हूँ। विरोधी कानून लेकर आए हैं, नकल पे कानून बनाया, लेकिन लीक राजेंद्र जी, थपलियाल साहब को सुन ले, फिर आपके पास भी आऊंगा, समय आपको भी मिलेगा। मधु जी आपको भी समय मिलेगा, पहले थपलियाल साहब को बात करने दीजिए। जी थपलियाल साहब। इससे सलीम पाया गया, देखिए साहब, उसको जेल से मैडम है जो ये मैडम ऐसे एजेंट की तरह काम कर रही हैं जो ये नहीं समझ रही हैं। हम केवल समझना चाहते हैं मैडम आपसे कि सर्कल रेट बढ़ने से जो आप और देखिए थपलियाल भाई, उत्तराखंड के विकास के लिए जो भी योजनाएं बन रही हैं, जो भी बन रहा है, देखिए सर की जहाँ की आप रेट की बात कर रहे हैं, जमीनों के बढ़े हुए रेट, कई समय से ये जनता की मांग थी, यहाँ की उत्तराखंड वासियों की जो मांग थी, उस पे काम हो रहा है। साथ में अगर कोई आपत्ति है तो उसको आपत्ति में दर्ज करा दीजिए। मैडम मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर आपत्ति है तो उसको आपत्ति भी आप दर्ज करा सकते हैं। सुन लो तो लो। देखिए कोई भी चीज का, सकते हैं। किसी भी चीज का रेट बढ़ाना बहुत आसान होता है। नालायक लोग रेट बढ़ाकर लोगों की जेब खाली करके अपने संसाधन जुटाना तो आसान होता है। मैं ये बोल रहा हूँ सर्कल रेट जो है, देखिए आपकी मर्जी, आप बेचे ना बेचे अपनी जमीन, मैडम, मर्जी है, सर्कल रेट में जनता, फौजी आते हैं बेचारे जमीन खरीदने के लिए। इतना महंगा कर दिया तुमने कि हम फौजियों को अब जमीन खरीदना असंभव हो गया है। तुम ब्लैक में काम हो रहा था, व्हाइट में काम होगा, ब्लैक में काम हो रहा है। ये भगवान, ब्लैक देखिए, ब्लैक मनी बहुत चल रही थी इसमें। आपको शायद होगा सर्किल रेट बढ़ाने से बिल्कुल व्हाइट मनी में काम होगा। व्हाइट मनी में कोई भी किसी भी प्रकार का, अगर बहुत आप कोई अर्थशास्त्री हो, आपको मालूम है कि जितना कुछ
अगर रियल एस्टेट का बिजनेस चलता है और रियल एस्टेट के बिजनेस में जो ब्लैक मनी है वो ग्रीस का काम करती है, आपको पता है ये बात? आपको पता है कि एक बिल्डर जब जमीन खरीदता है, जो घर बनाता है लोगों के लिए, उस बिल्डर को कहां कहां टैक्स देना पड़ता है, आपको पता है? आज तुमने रियल एस्टेट के बिजनेस को चौपट कर दिया है। तुमने अपने अपने उत्तराखंड में हित में, उत्तराखंड के हित में जो भी हो सकता है हम वो कर रहे हैं। और बिल्कुल कुछ ये भी नहीं कर रहे। अगर करते अभी आपके देखिए, जनता कहेगी, जनता इसका जवाब देगी। इसमें देखिए जनता ने जो फैसले लिए हैं, आपने जनता लाचार कर दी है। आज युवा सड़कों पे क्यों है? क्यों युवाओं को तुम लाठी मार रहे हो? अभी युवा देखिए, युवाओं की मांगों का पूरा हम समर्थन करते हैं। हमने नकल विरोधी, जिसने भी भड़काने का उनको प्रयास किया है, जो भी भड़काने का जो प्रयास किया है वो बिल्कुल भड़काया गया है। जिन्होंने भी भड़काया उनको कोई नहीं करता। जो भी कार्रवाई जो की गई, भ्रष्ट कर दी है कि हर आंदोलन को आप गाली देते हो। आप लोकतांत्रिक लोग हो, आप हर आंदोलन को गाली देते हो। आपकी आदत में शुमार हो चुका है। क्या भड़काना होता है? युवाओं के साथ है, आदमी को भड़का। उत्तराखंड का युवा हमारे साथ है। हम युवाओं के साथ, हमारी लगातार बातचीत हो रही है। युवाओं की जो भी मांगे हैं हमने हमेशा पूरी करी है। सारे विभागों की भर्तियां हो रही है, और जो योग्य जो बच्चा होगा उसको नौकरी मिले। लपेट रहे हो उसी कानून में। आपका मुख्यमंत्री जो बोल रहा है योग्य बच्चा हो, जो योग्य बच्चा हो, अभी तो उसमें कहाँ से फंडिंग हुई? वो अंदर कर दो उसको। राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, थपलियाल साहब, राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मधु जी, राजन जी सबसे पहले अनुरोध करूंगा, कौन थे? अभी तो सब सामने आएगा, जांच चल ये रही है। मैडम को चुप कराइए। फंडिंग कहाँ से हुई? थपलियाल साहब, राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं राजन जी को। फंडिंग कहाँ से हुई उसकी भी जांच चल रही है। किसने फंड किया? ये मधु नहीं सुनेंगी। मैं ये कह रहा हूँ, जांच चल रही है। मधु जी, अब राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मधु जी, राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। जी राजन जी, आप नकल के विरोध में कानून लाए, मैं उसका स्वागत करता हूँ। नकल नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लीक के खिलाफ आप कोई कानून नहीं लाए। नंबर एक, सितारगंज मिल आप जो है उसे बेचने जा रहे हैं, उस पर आप कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाई। 45,000 करोड़ से कर्ज बढ़ के उत्तराखंड का 89,000 करोड़ हो गया, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। पिछले 2022-23 हम योजनाएं बना रहे हैं ताकि उत्तराखंड के लिए 2022-23 में थपलियाल जी, शर्मा जी, संगीता मैडम और हमारे माननीय एंकर साहब 3 बार बिजली के रेट बढ़ाए गए, कुछ नहीं बोला। पिछले साल हमारे यहाँ कोरोना के बाद वाहन के पंजीकरण में कोई छूट नहीं दी गई, चाहे वो व्यावसायिक वाहन हो चाहे निजी हो। यहाँ तक के किसान को भी उसमें कोई छूट नहीं दी गई। आप जो किसानों के खाते में पैसे आए वो डायरेक्ट, उसके लिए क्या कहेंगे? अरे किसान के लिए इतनी योजनाएं बनाई, जो किसानों को इतना लाभ मिला। आपके बोलने से नहीं होगा। कौन सी तारीख तक का किसान ही बोलेंगे। नहीं, किसान स्वयं बोलेंगे ना, किसान आएंगे। राजेंद्र जी, किसानों का कब तक का पेमेंट बकाया अदा किया? बिल्कुल बकाया जो भी है किसानों को सरकार पूरा बकाया भुगतान कर रही है। 45,000 करोड़ आपने प्रति व्यक्ति दुगना कर्ज कर दिया। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई या नहीं हुई? हमारे समय में बिल्कुल हर व्यक्ति की आय दुगनी चौगुनी हो गई है। अगर आप प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो आप मधु जी और राजेंद्र जी, संगीता जी का रुख करेंगे। मधु जी, संगीता जी, कितनी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर, क्या कहेंगे आप? कुछ मुद्दा जी नहीं है कि खाली विरोध करना है। इस बयान से बहुत हंसी आती है कि प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई, किसानों की आय दुगनी होगी, ये जुमला लेकर ये सत्ता पाई थी इन्होंने। और किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, अडानी अंबानी की आय जरूर चौगनी पचौगनी 10 गुनी 20 गुनी 100 गुनी हो गई है। कितना आंकड़ा गिनाऊं आपको, और आज वो धराशायी भी होती दिखाई दे रही है, जनता के सामने आ रहा है। और मैं मिश्रा जी ये कहूंगी, कर्ज की बात, उत्तराखंड पर तो कर्ज है राजेंद्र भाई। सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जो पिछले हमारे 14 प्रधानमंत्रियों ने कर्ज नहीं लिया, उससे दुगना कर्ज अकेले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। ये बैठ के यहाँ 100 लाख करोड़ कर्ज लिया है उन्होंने। तो आप सोचिए कि माननीय मोदी जी कर्ज चला रहे हैं, चाहे यूकेडी हो चाहे कोई भी हो, सारे दल धरना प्रदर्शन में लगे हैं बच्चों को भड़काने के लिए। जो इन्होंने कानून बनाया, ये कहते हैं कि विपक्ष भड़का रहा है, कि डायलॉग होता है जो रट लिया है इन्होंने, बिल्कुल
Yes. भड़काने का वेरी काम गुड। करते हैं। आप विश्वास में लेने का काम क्यों नहीं कर सकते? आपके पास तो ताकत है, सारे विधायक आपके, सारा शासन प्रशासन आपका, तो आप विश्वास में क्यों नहीं ले पा रहे अगर विपक्ष भड़का रहा है तो? मधु जी, इस बात का जवाब दीजिए आप, क्योंकि आप पर बच्चे भरोसा करें क्यों? आप नकल विरोधी कानून लेकर आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें फांसने का काम किसे कर रहे हैं? जो ये कह रहा है कि नकल हुई है, सील टूटी है, आप पुलिस कह रही है कि जो पेपर जा रहे थे उसकी वजह से सील टूट गई। तो कितना हास्यास्पद लगता है मधु जी, आप कैसे डिपेंड कर लेते हैं सरकार को बैठ करके? आप चश्मे की बात दूसरों को कर रहे हैं, आपको अपने चश्मे की जरूरत है जिससे आप सही देख पाए, सही गलत का फैसला कर पाए। तो चश्मा आप सही नंबर का पहनिए ताकि उत्तराखंड को देख पाए आप कि किस गर्त में आप उत्तराखंड को डुबो रहे हैं। अरुण शर्मा जी, यहाँ पर देखा विपक्ष के जो तमाम लोग हैं वह सत्ताधारी पार्टी पर उसके प्रस्तावों को लेकर, कैबिनेट के फैसलों को लेकर यहाँ पर मुखर नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या वाकई में जो 52 प्रस्ताव में से कुछ प्रस्तावों को लेकर ऐतराज है? विपक्ष एक पार्टी का नहीं, सभी पार्टियों का कहीं ना कहीं ऐतराज है, इसको दिक्कतें हैं उस प्रस्ताव को लेकर। कपिल भाई, वो स्वाभाविक है, क्योंकि आपने एक शब्द बोला विपक्ष। तो अगर जैसे राजेंद्र जी मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि इनको नहीं बोलना चाहिए जी, निष्पक्ष होके बोलना चाहिए, तो मैं निष्पक्ष होके बोल रहा हूँ जी, और एक विश्लेषण करके बोल रहा हूँ जी। अगर नई, आप कह रहे हैं नई बसों के लिए पैसा दे दिया, अगर पैसा दिया तो बुरा क्या दिया? वो नई बसें क्या किसी नेता के काम आएंगी या जनता के काम आएंगी, ये तो बता दीजिए जी। अगर नई बसें शर्मा जी, कोई नई बस का विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं किया, बोल रहे थे लोग। नहीं कोई नहीं बोल रहा था। आप मंत्रियों ने कहा, किसी ने नहीं किया, दूसरी विरोध हो रहा नई था बस का गाड़ियों विरोध का। नहीं किया। अरुण का भी विरोध क्यों हो रहा है? अरुण जी, गाड़ी मंत्री क्यों इस्तेमाल करेगा 35 लाख की, जब अरुण जी, 25 लाख की और ऑथराइज कौन करेगा ये तो बताइए, और कौन करेगा? नहीं तो ये कर्ज का बोझ कौन आप ये झेलेगा? अरुण ये 45,000 करोड़ से 90,000 करोड़ हो गया, इसका देनदार कौन है? नहीं, कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी, नहीं, आप मिसगाइड मत कीजिए। नो, आप निष्पक्षता से करिए विश्लेषण, मैं आपकी बात का स्वागत करूंगा। राजन जी, आप पत्रकारों को नहीं बोल सकते, पत्रकार अपने हिसाब से विश्लेषण करेंगे। सुनिए सर, राजन जी, पत्रकार अपने हिसाब से विश्लेषण करेंगे, आप आपके कहने पे विश्लेषण नहीं करेंगे, वो आपके कहने पे नहीं करेंगे। पत्रकार जो है स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहेगा। आपके कहने पे वो आलू को प्याज नहीं कहेगा कि प्याज को आलू कहे। जी अरुण जी, देखिए बिल्कुल हमने जो भी क्या नाम जो है यहाँ पे कौन सी पार्टी का नकल नेता है बड़ा? करा रहे हैं, सारे पर्चे बेचे जा रहे हैं 20-20 लाख, 25-25 लाख में, और योग्य लोग लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा। आपके समय में क्या हुआ? राजेंद्र जी आपको बता दूं, उत्तराखंड में तो नकल विरोधी कानून ले भी आए वो लोग, लेकिन राजस्थान के क्या हालात है? कहीं वहां पेपर लीक नहीं हुए क्या? बताइए आप, कितने पेपर लीक हुए हैं राजस्थान में? आप वहां, आपकी सरकार है, आप वहां पे ले आइए नकल विरोधी कानून। आप डिबेट में आइए, डिबेट को भटकाइए मत। नहीं, आपने भटका दिया। आपने कहा कि हमने परिवहन विभाग की बसों का विरोध किया, हम क्यों करेंगे? अरे जनता को सुविधा मिलेगी, हमें क्या दिक्कत है इसमें? राजन जी, ये बता दीजिए, गहलोत सरकार कब ला रही है नकल विरोधी कानून? वहां पर पेपर लीक हुए एक साल में। सरकार औरंगजेब की तरह कर लगा रही है, 300% बढ़ा दिया इन्होंने 9-10% परिवहन के रजिस्ट्रेशन में लगा दिया। ये सितारगंज की मिल को बेचने जा रहे हैं, उस पर आपने एक शब्द नहीं बोला। 45,000 करोड़ से कर्ज बढ़ के 89,000 करोड़ हो गया, आपने एक शब्द नहीं कहा। कर्ज आपने कहा से आप, ये आपके समय में क्या कोई विकास हुआ? कोई योजनाएं बनी? कुछ नहीं किया, केवल अपने स्वयं के विकास के लिए ही लगे रहे। आपके नेताओं की अगर माने मधु जी, तो सितारगंज मिल का मुद्दा, भ्रष्टाचार हो, हर तरीके से खनन माफिया, शराब माफिया आपके समय में छाए रहे। हमारी सरकार जब काम करे, जनता खुश है ना। जनता हमारी जो भी हम जनता के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल जनता हमारे साथ है। 2 बार हम चुनकर आए हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम हर समय तत्पर रहते हैं। कोई भी समस्या हो, आप देखिए जोशीमठ की, आप 300% समस्या में आपदा को लेकर हमने उसके लिए पूरा काम कर दिया। उसमें अब आप कुछ आपकी सरकार जो वहाँ पे जो आपके समय में चाहे एक भी जो पुनर्वास की जो कोई योजना थी वो कहीं नहीं करी। केदारनाथ आपदा में पुनर्वास को लेकर जो आपने कभी कुछ किया? मधु जी, 2 मिनट। मधु जी, अरुण शर्मा जी की राय नहीं ले पाए थे हम। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए, उनकी राय लेना जरूरी है। अरुण जी, यहाँ पर राजन जी वो कहीं ना कहीं आपको ही पार्टी बनाने पे तुले हुए हैं,
फिर भी अगर बात की जाए 52 प्रस्तावों की बात की जाए तो आपने कहा कि जनहितैषी हैं, तो आखिर कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? आखिर वह कितनी आक्रामक क्यों नजर आ रही है? जनहितैषी कानून जैसे आपने कई चीजें गिनाई हुई कि जनता के हित को लेकर हैं, चाहे बसों की बात हो, वाहन नीति की बात हो, चाहे सर्किल रेट की बात हो, इनको ऐतराज का क्यों है आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर? अरुण जी, मैं ये कह रहा हूँ कपिल भाई, शर्मा जी बहुत जितनी 60 पार्टी साल के तक नेता यहाँ शर्मा जी बैठे ही हैं, बोले हैं। मधु जी, हथियार एक भाई मिनट। 60 साल तक शर्मा जी ही बैठे रहे। जी, अरे मधु जी, एक मिनट, मुझे बात मधु जी, करनी है। अरुण जी की बात हो जाए। मधु जी प्लीज, अरुण जी की बात। जी अरुण जी, एक मिनट, मैं ये पूछ रहा हूँ आज की तारीख में उत्तराखंड के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, इनके जो बड़े नेता, मैं विधायकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंत्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ। कौन ऐसा जो इनोवा से कम चलता है, ये तो बता दीजिए मुझे। सबके पास इनोवा है, इसलिए है कि वो कंफर्टेबल है, आज उसमें थकान नहीं लगती, इसलिए आदमी उसमें चलता है, ज्यादा लोग उसमें आ जाते हैं। कौन सी पार्टी के नेता? अगर मंत्रियों को इनोवा की छूट दे दी है, 35 लाख की वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, आपको मैं बता रहा हूं, 25 लाख तक की वो है जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, और बाकी जो ईवी है वो 35 लाख की है। मैं तो जर्नली बोल रहा हूं, कौन सी पार्टी का ऐसा नेता है जो इनोवा से नहीं चल रहा है, ये बता दीजिए मुझे। विधायकों की बात छोड़ दीजिए, मंत्रियों की बात छोड़, आप केवल विरोध करने पे यहाँ बैठे। अरे अपने गिरेबान में तो झांकिए कि आपके लोग क्या कर रहे हैं। राजेंद्र जी, बड़ा सवाल यहाँ पर अरुण जी ने खड़ा किया है कि मंत्रियों की बात छोड़ दिए, विधायकों की बात छोड़ दिए, बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वह भी इनोवा से घूमते हैं 35 लाख की कार से। जल्दी ही पता तो चलेगा। अगर आप सरकार में हैं, हाँ, यहाँ 2 बार सरकार कांग्रेस की रही और तीसरी बार सरकार है भाजपा की। सरकार के मंत्रियों का काम ऐसी नीतियां बनाने का है जो उत्तराखंड राज्य की आमदनी बढ़े, इस पे कर्ज घटे। और अगर हमारे माननीय शर्मा जी कर्ज बढ़ाने में सरकार के साथ खड़े हैं, प्रति व्यक्ति कर्ज दुगना हो गया और आय गई घट, तो मुझे क्या ऐतराज है? आप कुछ भी उदाहरण दे दें, आप कल को कहें कि साहब जो है भाई राजस्थान पे 5 लाख करोड़ का कर्ज है, सरकार राजस्थान का जिक्र नहीं है, मैं राजस्थान का रहने वाला नहीं हूँ, सरकार आपकी मैं है, उत्तराखंड राज्य का निवासी हूँ। अरे सरकार मेरे आपकी पास है। खेती की जमीन उत्तराखंड राज्य में है। राजस्थान ने तो 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया, आप उत्तराखंड में कराइए। राजस्थान में तो सिंचाई शुल्क बात नहीं कर रहे, कर्ज की बात कर रहे हैं। राजस्थान में 5 लाख करोड़ का कर्ज है, किसान पे सिंचाई जो है शुल्क 0 है, 0। आप उत्तराखंड में कराइए यार। आप स्टडी करके नहीं आए शर्मा जी, आप ये मधु बहन जी की तरह इधर उधर की बात ना करो। आप ये बताओ, जब 25 लाख तक की इनोवा में काम चल रहा है तो 35 लाख हम इधर की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप गरीब जनता के लिए, सितारगंज पे एक शब्द नहीं परिवहन बोला। की बसों के लिए अगर हमारी सरकार काम कर रही है तो सितारगंज की शुगर इसमें मिल को इसमें भी लीज पे दिए जाने चलिए, के बारे में इसमें भी राजन दिक्कत जी, है। राजन जी, मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ मधु जी से। राजन जी, देखिए, आपकी बात का जवाब ले लेता चाहती हूँ। हूँ। मधु जी, सितारगंज की मिल का मुद्दा बता दीजिए, आप लीज पे क्यों दे रहे हैं? सितारगंज की मिल का मुद्दा बता दीजिए। कल को उसका हाउस टैक्स भी बढ़ेगा, ऐसे कहने वाले हैं, हमने उसके लिए भी 2 एकड़ पहाड़ में और 30 एकड़ के लिए बढ़ेगा भाई। मेरा मकान अगर 1 करोड़ का है और उसकी कीमत बाजार में 17 करोड़ है और आपने उसकी कीमत 3 करोड़ कर दी, तो मैं 3 करोड़ पे टैक्स दूंगा। हम अभी उत्तराखंड में रोजगार के बहुत सारे अवसर खोलने वाले हैं। मधु जी, सितारगंज मिल को लीज पे देने का क्या उद्देश्य है, उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, वो बता दीजिए राजन जी को। मधु जी, देखिए, अगर कोई भी देखिए कोई भी अगर 1 सेकंड मेरी बात सुनिए, 1 सेकंड आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगी क्या? लीज की बात वहां पर होती है। अगर कोई घाटे में चल रही है, कोई भी चीज, कोई भी घाटे में चल रहा है, मिश्रा जी, हम तो माफी चाहेंगे। अगर हम उसको लीज में देते हैं तो क्या दिक्कत है? अगर राजन जी, कोई भी आपका जवाब मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मधु जी प्लीज एक चीज का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सितारगंज मिल जो है उसको लीज पर क्यों दिया जा रहा है? इससे क्या बेनिफिट आम जनता को होंगे? क्या उत्तराखंड के सरकार को क्या बेनिफिट, क्या लाभ होंगे लीज पे देने का? वो पूछ रहा है राजन जी, उस सवाल का जवाब दीजिए। वहाँ के लोग देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हमारी सरकार लीज में दे रही है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने कहा, हमने कहा है कि पहाड़ों में निवेशक आएंगे। हमने 2 एकड़ का कह दिया कि 2 एकड़ उनको उनके लीज पे दिया जाएगा और 30 जो है वो 30 एकड़ में पूरा यहाँ इंडस्ट्री जो एरिया है वो स्टेट इसको बना सकते हैं। हम तो पहले से ही है। सितारगंज की हम ये बात कर रहे हैं। अगर कहीं देखिए, अगर कहीं भी अगर कोई घाटे में चल रही है
उसको बंद करने के बजाय अगर लीज में दिया जाए तो क्या क्या गलत है बताइए। हाँ राजन जी बोलिए, कोई राजन भी जी। कंपनी कोई भी घाटे में चल रही है, हाँ राजन जी, मैं तभी बोल सकूंगा जब कोई दूसरा आदमी चुप रहे या मधु विरोध जी, किया जाए। मधु जी प्लीज, अब राजन जी को सुन लेते हैं उनको वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी राजन जी। मधु, जीडीपी ग्रोथ देखिए ना हमारे उसकी, मधु जी प्लीज देश की। प्लीज सुन लीजिए, राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपसे जवाब ले लूंगा। जी राजन जी। मिश्रा जी, जी उत्तराखंड में जो गन्ना पैदा होता है, तराई का गन्ना सबसे अच्छा माना गया। यहाँ हालांकि किसान को नुकसान है क्योंकि तराई में प्रोडक्शन कम होती है बजाय मुजफ्फरनगर, मेरठ और अन्य शामली जनपदों को देखते हुए। हमारी सरकार ने गन्ना मूल्य आज तक घोषित नहीं किया और मिल बेचने का कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया। किसान को सुविधा देने के लिए कोई बेचने का आप चुप प्रयास रहेंगे। नहीं किया, कोई किसी भी प्रकार से कोई नहीं। अब ये तो यार, क्या केवल भ्रम की स्थिति नहीं फैलानी चाहिए। और अरे जो भ्रम तो ये है कि उत्तराखंड भ्रम के की किसान स्थिति को मत सिंचाई फैलाइए। आप मुफ्त में भ्रम की दीजिए। स्थिति, हम पहाड़ देखो का जो किसान है किसानों को उसके किसान पास की सिंचाई आय का दोगुनी साधन करने नहीं के लिए है, हमने जुताई का साधन नहीं है, फसल इसीलिए बीमा तो पलायन योजना कर रहा है। उनके उसमें डायरेक्ट राशि का पहुंचना। राजन जी और मधु जी, छोटे किसान, राजेंद्र जी और मधु जी दोनों को मैं थोड़ा सा समय रुकना चाहूंगा। अरुण जी, पूरे मामले को लेकर सुना आपने, देखा है, यहाँ पर आपने भी यहाँ पर कई बातों पर सवाल निशान खड़े किए हैं, स्पष्टीकरण दिया। अगर बात किया है तो इन 52 प्रस्तावों से क्या वास्तव में उत्तराखंड की दिशा और दशा में परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा? अरुण जी। देखिए कपिल भाई, सरकार कोई निर्णय लेती है जी तो उस पर इंतजार करने की जरूरत है जी। तभी हमें रिजल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं तब पता लगेंगे जी। अगर हम एकदम से किसी चीज को रिएक्ट कर देंगे, और क्योंकि ठीक है विपक्षी पार्टियों का काम होता है सरकार को आईना दिखाना, और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनकी ड्यूटी है ये कि वो सरकार को आईना दिखाए। अगर सरकार कहीं गलत करने जा रही है तो उसको आगाह करें, उसको चेतावनी दें कि ये गलत काम है, इसको रोकना चाहिए। ये अच्छा काम है, मैं इसको बुरा नहीं मानता, ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन अगर हम जनता के हित के सवालों पर भी सवाल उठाएंगे तो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं है। हाँ, हमें इंतजार करना चाहिए। देखिए कल एक कैबिनेट हुई, उस पर निर्णय हुए, अभी उसके निर्णयों पे जियो जारी होने के टाइम लगता है। केवल एक जियो जारी हुआ जो भूमि वाला हुआ है, स्टाम्प रेट वाला, और बाकी कोई नहीं हुआ, क्योंकि कैबिनेट डिसीजन के बाद नोट बनते हैं और गवर्नमेंट से जियो बनते हैं, और उसके बाद वो इंप्लीमेंट होता है। इसमें टाइम लगता है, अक्सर उन जियो को निकलने में हफ्ते, 15 दिन, 1 महीना लग जाता है। और हम एकदम से उस पर रिएक्ट करें, केवल हम ये देखें कि गवर्नमेंट ने कोई फैसले किए, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ये समय आने पे पता लगता है, एकदम नहीं पता लगता। जहां तक सर्किल रेट की बात करी है, तो सर्किल रेट अगर बढ़ा है तो कई इलाकों में जो घटा भी है उसका भी अध्ययन सारे साथियों को कर लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे साथ पैनल डिबेट के लिए दिया। फिलहाल आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि के दंगल में आज हमने बात किया है विपक्ष के फैसलों पर, सरकार के फैसलों पर विपक्ष की रार। यहां पर अगर बात की जाए तो 52 प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी मिली है, जहां पर कहीं ना कहीं जो सरकार है इन फैसलों को जनहितैषी बता रही है। वहीं पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष इन फैसलों को जनहितैषी नहीं बल्कि जनता के खिलाफ बता रही है। लेकिन देखने वाला आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होगा इन प्रस्तावों को लेकर। फिलहाल के लिए देवभूमि के दंगल बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।